Hello students, you are welcome to Navankur Digi Lessons from the house of Navankur. Today we shall read about lesson 10. The name of this chapter, The Tribute Second. It is written by Das Van Hur. Okay, now let's start. हमने इससे पहले द ट्रिब्यूट फर्स्ट पढ़ा है। ट्रिब्यूट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है कि बाबुली जिसको एक पत्र प्राप्त होता है, वह पत्र जो कि उसके बड़े भाई ने लिखा है, उस पत्र को पढ़कर वह बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि उसके बड़े भाई पूर्णतः उसके व उसके पूरे परिवार के लिए समर्पित थे और अब उनका मंझला भाई था जो कि बंटवारा चाहता है। और बाबुली उसने भी लगभग 2 वर्षों से अपने परिवार को कोई भी पत्र नहीं लिखा है, ना ही उनके प्रति किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वाह किया है। ट्रिब्यूट फर्स्ट में वह अपने बड़े भाई के द्वारा किए गए कार्यों व उसके समर्पण को याद करता है और बंटवारे के लिए गांव जाता है। और जब गांव जाता है तो गांव के बस स्टैंड पर उसके बड़े भाई उसे रिसीव करने आते हैं, उसे लेने आते हैं। तो अब ट्रिब्यूट सेकेंड स्टोरी स्टार्ट होती है कि उसके बड़े भाई उसे बस स्टॉप पर लेने आए हैं। ओके, देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। The bus stop was some distance from the place I had fallen behind him. He stopped and asked the same old question he used to ask. I just could not speak. बस स्टॉप गांव से थोड़ा दूर था। मैं उनसे पीछे रह गया। वे रुके और वही पुराना प्रश्न पूछा जो वे पूछा करते थे और मैं कुछ नहीं बोल सका। He stopped and asked the same old question. मीन्स उसके जो बड़े भाई थे वह उससे वही क्वेश्चन पूछा करते थे कि तुम कैसे हो, तुम्हें बस में कोई परेशानी तो नहीं हुई, तुम साकुशल गांव शहर से गांव तक आ पाए हो या नहीं। इस तरह की उन्हें चिंता होती थी और वह अपने छोटे भाई की बहुत केयर करते थे। पहले की तरह ही उन्होंने अभी यह क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट, द पास्ट स्प्राउटिंग अप इन मी, द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, टाइम हैड कोगुलेटेड फॉर मी. I have changed what my elder brother time could not bring upon him any change. As in those days he was still walking in front of me carrying my bag, I felt so small. Hesitatingly said, "Brother, give me that briefcase. Let me carry it for a while." The past sprouting up in me. स्प्राउटिंग मीन्स तेज़ी से विकसित होना व फैलना। स्प्राउटिंग मीन्स फैलना। द पास्ट स्प्राउटिंग अप इन मी, वह पुराने दिनों को याद करता है, मीन्स अतीत उसके चारों तरफ फैल जाता है। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, बचपन के दिनों को वह याद करता है। टाइम हैज़ कोगुलेटेड फॉर मी, कि समय स्थिर हो चुका है, समय रुक गया है, समय स्थिर हो गया है। लेकिन मेरे बड़े भाई बट माई एल्डर ब्रदर, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, समय भी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला सका। एज इन दोज डेज ही वाज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग, आई फेल्ट सो स्मॉल। उन्हीं दिनों की तरह मीन्स पुराने दिनों की तरह ही उसके बड़े भाई ने उससे उसका बैग ले लिया और वह उनके सामने बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। हेजिटेटिंगली आई सैड, ब्रदर, हिचकिचाते हुए उसने कहा, भाई, गिव मी दैट ब्रीफकेस मुझे दे दो, लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल, अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ और उसे थोड़ी देर दूर ले चलता हूँ। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे उसके बड़े भाई ब्रीफकेस लेकर उसके आगे आगे चल रहा है और वो उसे लेने के लिए कह रहा है। Don't you worry, he said. It is heavy and you are tired. Let us quicken our steps. You must be feeling hungry. It is time for the evening meal. I followed him in silence. Don't you worry, चिंता मत करो, उन्होंने कहा, यह भारी है और तुम थके हुए हो, हम जरा जल्दी चलें। Let us quicken our steps. You must be feeling hungry.
शाम के भोजन का समय हो रहा है, तुम्हें भूख लगी होगी। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस। और मैं उनके पीछे पीछे चुपचाप चलता रहा। नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि जब वह घर पहुंचा तो उसके घर में एक तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। We reached home. It was already dark, the time for the lighting of wicks before the scared tulsi plant. Unlike those days, none of my nephews rushed towards me hollowing, "Here's uncle." My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me. It was all quiet and calm. Only my mother came and stood near me. The second brother and his wife were nowhere to be seen in the entire house. There was an air of unusualness, rather the stillness of the graveyard, as if the house was preparing for its ultimate collapse. Collapse means शमशान की तरह, collapse means होता है ध्वस्त होना। ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान या हम शमशान घाट भी कह सकते हैं। ग्रेवयार्ड मीन्स मगर कब्रिस्तान ही होता है। वी रीच्ड होम। हम घर पहुँचे। अंधेरा हो चुका था। वह समय जब तुलसी के पवित्र पौधे के नीचे दिया जलाया जाता है। तुलसी के पवित्र पौधे के नीचे दिया जलाया जाता है मीन्स वह शाम के समय वहाँ पर गए थे। जब वह पहले जाता था घर, तो क्या होता था कि उसके जो भतीजे होते थे, माय नेफ्यूज़ रश्ड टूवर्ड्स, तो वो सभी के सभी आकर और बहुत तेज चिल्लाते थे, शोर करते थे, हाउलिंग हियर्स अंकल, कि चाचा आए हैं, चाचा आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। माय सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन, और उसकी भाभी भी किचन से दौड़ कर आती थी उसे रिसीव करने के लिए। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, लेकिन अब सभी जगह बिल्कुल शांत था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल उसकी माँ उसके पास आई थी। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ नो वेयर टू बी सीन, और जो दूसरे नंबर के उसके भाई थे, दूसरा भाई और उसकी पत्नी उसे कहीं नहीं दिख रहे थे। पूरे घर में एक असाधारण प्रकार का वातावरण था, जैसे कि कब्रगाह का मौन। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा हुआ। चारों तरफ शांति थी। जहाँ उसके आने से शोरगुल होता था, लेकिन अब वहाँ पर एक शांति थी, और वो भी कैसी शांति थी जो उसे सहन नहीं हो रही थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसका घर, एज इफ द हाउस वाज प्रिपेयरिंग, तैयार हो इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, ध्वस्त होने के लिए उसका घर तैयार हो, मतलब अंतिम बार गिरने के लिए उसका घर तैयार हो, मीन्स नेक्स्ट डे बंटवारा होना था। आई ट्राइड टू बी नॉर्मल विथ एवरीवन, मैं सबके साथ सामान्य रहने की कोशिश कर रहा था। बट देयर वाज दैट abominable lull and all round. My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. They were all sad for the partition, and they cared for nothing else. I could not sleep that night, and the following morning passed quite uneventfully. It was midday. 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. We 3 brothers were present. Mother was not to be seen anywhere in the vicinity. वह सबके साथ सामान रहने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ चारों ओर एक नफरत भरी शांति थी, चुप्पी थी, अवांछित चुप्पी थी। और जो उसके दूसरे भाई और उसकी पत्नी थे, वह घर में उपस्थित होने के बावजूद उनकी कोई भावना दिखाई नहीं दे रही थी। वे सभी विभाजन के लिए, बंटवारे के लिए तैयार थे। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। वह उस रात सो न सका, और अगली सुबह एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ट क्विट अनइवेंटफुली, अगली सुबह बिना किसी घटना के गुजर गई। इट वॉज मिड डे, दोपहर का समय हुआ। 7 और 8 लोग इकट्ठे हुए उसके आंगन में। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। सुपरवाइज द डिवीज़न, बंटवारे का फैसला करने के लिए। वी 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट, वे तीनों भाई उपस्थित थे। मदर वाज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विजिनिटी, लेकिन उनकी माँ कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दी।
We were waiting for the final separation, as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage, and then we would run away in 3 different directions, clutching a piece each. हम अंतिम बार फाइनल सेपरेशन, अलग होने का इंतज़ार कर रहे थे, मानो कि हमारे शरीर के जीवित मांस को काटने को तैयार थे, जिसे हमारे माता पिता ने अपने विवाह के समय से हमें पाला पोसा था। और अब हम हर व्यक्ति एक एक टुकड़े को पकड़े अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। एंड ही वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन क्लचिंग ए पीस ईच, मतलब हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हम अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़ेंगे। All the household articles were heaped in the family courtyard. These were to be divided into 3 parts. All the small things of the house, almost everything movable, starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo to the little box where father used to keep his bottles, the eggs, and the old radio set too had been produced. A long list of all the items was made. Nothing was spared, neither the dhinki, wooden rice crusher, nor the little figures of the family ideals. सभी घरेलू वस्तुएं परिवार के आंगन में इकट्ठी कर दी गई थीं। उन्हें 3 भागों में बांटा जाना था। घर की लगभग सभी छोटी छोटी चीज़ें, लगभग हर चल अचल वस्तु का विभाजन होना था। हर चल वस्तु जैसे नारियल के खोलों से, नारियल की जो नरीटी होती है उससे बना हुआ चम्मच, बांस का छोटा बक्सा जिसमें उनके पिताजी पान रखते थे, वो भी मौजूद थी। पुरानी कुल्हाड़ी, पुराना रेडियो सेट, वह भी वहाँ पर जमा था। सब वस्तुओं की एक लंबी सूची बनाई गई थी, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई थी, ना तो वह धिनकी क्या होता है, लकड़ी का एक उपकरण होता है जिससे चावल को पीसा जाता है, हम बेलन भी कह सकते हैं। ना ही पारिवारिक मूर्तियों की छोटी आकृतियाँ, लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स। तो इस तरह पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे सारा सामान वहाँ पर बंटवारे के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट, I saw my elder brother rise me stopped for a moment near the pile of things and unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. Perhaps a tear trickled down his cheek. With a heavy sigh he left the place. तो वह अपने बड़े भाई को देख रहा था कि वह कैसे उन वस्तुओं के ढेर के पास खड़े हुए हैं और उनकी आँखों से किस तरह मतलब आंसू बह रहे हैं और उनके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई है। I saw my elder brother rise me, stopped for a moment near the pile of things and unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. Perhaps a tear trickled down his cheek. With a heavy sigh he left the place. मैंने बड़े भाई को उठते हुए देखा। वे वस्तुओं के ढेर के पास आकर खड़े हो गए और अपनी कलाई में जो घड़ी बंधी हुई थी उसको खोला और वस्तुओं के ढेर पर अन्य चीज़ों के साथ रख दिया। शायद उनकी आंखों के आंसुओं का एक कतरा भी बह निकला और एक बार गहरी सांस छोड़कर उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। विथ ए हैवी साइन ही लेफ्ट द प्लेस, भारी कदमों से उस जगह को छोड़ दिया। I had often heard him say that father had bought him that wristwatch when he was in his 11th class, but I also remember well in my MA final year he had mortgaged that watch to send me money to go to Delhi for an interview. He had sent me an amount of 150 rupees. I remember clearly. No one knows whether the wristwatch would come back to him or not.
His action seemed symbolic of his snapping all his attachment with the past. मैंने अक्सर यह सुना था कि वह घड़ी पिताजी लाए थे जब उसके बड़े भैया कक्षा 11 में थे, और उसे अच्छे से याद है कि जब वह एमए फाइनल में था और उसे दिल्ली जाना था एक इंटरव्यू के लिए, तो उसके बड़े भाई ने उस घड़ी को गिरवी रखा था और उसे 150 रुपये भेजे थे। उसे अच्छी तरीके से याद था, और यह कोई नहीं जानता था कि वह घड़ी उनके पास वापस लौटेगी या नहीं, या उन्हें किस तरह उसको गिरवी रखा था तो उसे कैसे छुड़ाई होगी। लेकिन अब यह उनका कृत्य अतीत से अपना सारा मुंह तोड़ने का प्रतीक था। मीन्स उन्होंने उस घड़ी को भी, जिससे उन्हें इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, उसको भी उस बंटवारे के ढेर पर रख दिया था। आई वॉज साइलेंट, मैं चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वाज इन द बैकयार्ड, उसकी बड़ी भाभी पीछे आंगन में खड़ी हुई थी। माई सेकेंड ब्रदर वाज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर एंड वाज देयर टॉकिंग हिज प्लेस with us. It was like the butcher knife going to sharpen itself. The elder brother was calm and composed like a perfect gentleman. He was looking at the proceedings dispassionately, exactly as he had done on the day of the scared thread ceremony of his son and on the day of my marriage. It was the same preoccupied and grave manner, attending sincerely to his duty. While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice, not a sign of disgust and regret. वह चुप था और उसकी भाभी पीछे आंगन में खड़ी थी। मेरा दूसरा भाई बार बार अपनी पत्नी के कानों में जाकर कुछ कह रहा था और फिर भाइयों के बीच में आकर खड़ा हो जाता था। वह इस तरह का काम कर रहा था जैसे एक जो कसाई होता है बच्चर, वह उस तरह को तेज करने का प्रयास करता है। लेकिन उसके बड़े भाई वो कैसे थे? बिल्कुल शांत और नियंत्रित थे। वे एक प्रकार से पूर्णतः सभ्य पुरुष की भांति वे तटस्थ भाव से सारी कार्यवाही देख रहे थे। उसी प्रकार देख रहे थे जैसे उन्होंने अपने पुत्र को के यज्ञोपवीत समारोह में और मेरे विवाह के समय किया था, अपने कर्तव्य का निर्वाह। अपना कर्तव्य निभाने का यह उसी तरह का विचारमग्न व गंभीर तरीका था। मेरे दूसरे भाई से किसी भी बात पर विचार विमर्श के दौरान उनका स्वर उसी प्रकार शांत व संयत रहा। मीन्स उन्हें गुस्सा नहीं आई, किसी भी प्रकार की नफरत या पछतावे का कोई चिन्ह उनके चेहरे पर नहीं था। नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड वी हैड नो life under a great financial strain. It was winter. The chill was at its height. We had a limited number of blankets. The cold was so biting, particularly at midnight, that one blanket was not enough for one. उसे याद आया कि जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उस समय उनका परिवार बहुत ज़्यादा आर्थिक तनाव से गुजर रहा था, फाइनेंशियली स्ट्रेन, और उनके घर में कुछ ही ब्लैंकेट्स थे। इट वाज विंटर, सर्दी के दिन थे। द चिल वाज एट इट्स हाइट, और सर्दी कैसी थी? अपनी चरम सीमा पर थी, बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। वी हैड अ लिमिट नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, और उनके पास बहुत कम मात्रा में ब्लैंकेट्स थे। द कोल्ड वाज सो विटिंग, पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, और रात को सर्दी दांत किटकिटाने वाली होती थी। दैट वन ब्लैंकेट वाज नॉट इनफ फॉर वन, एक कंबल से किसी की भी सर्दी बचना बहुत ही मुश्किल काम था। That night, उस रात्रि, I was sleeping in the passage room. When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me, added to mine early at dawn. He had left for the fields without a blanket on his shoulders. If he had been asked why, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. Now I have a comfortable income, yet I had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother. He is still satisfied and happy with that old tattered blanket that he had covered me with once. The same blanket was there before me with all the other things. उस रात्रि को जब वह गलियारे में सो रहा था, वह स्लीपिंग इन द passage room. When I woke up in the morning, और जब वह सुबह उठा तो उसने पाया कि उसके बड़े भाई का कंबल
उस पर डला हुआ है। सुबह बहुत जल्दी अपने कंधों पर बिना कंबल डाले भी खेतों पर निकल गए थे, और अगर कोई उनसे पूछता कि ऐसा उन्होंने क्यों किया तो भी हमेशा की तरह उत्तर देते कि उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। अब मेरे पास एक अच्छी इनकम है, अच्छी आमदनी है, तो भी बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदने का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। वे अभी भी उसी तार तार हो रहे कंबल से संतुष्ट व सुखी थे जो उन्होंने मुझे ओढ़ाया था। वही कंबल वहाँ मेरे सामने अन्य वस्तुओं के साथ रखा हुआ था। I shivered with the cold and my own ingratitude. The process of division was finally over. Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile. My second brother proposed to buy the share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price. मैं ठंड से व अपनी कृतज्ञता से काँप गया। शिवर्ड मीन्स काँपना। विभाजन का बंटवारे का कार्य अंतिम रूप से समाप्त हो गया था। उसका छोटा भाई जो भी उनके बड़े भाई से मांग रहा था, वह उसे खुश होकर आराम से मंजूर करते जा रहे थे कि दूसरे भाई ने उसके हिस्से की ज़मीन मांगी और 18,000 रुपये देना स्वीकार किए। उसके जो मंझले भाई हैं उन्होंने बाबूली से कहा कि तुम्हें तो यहाँ रहना नहीं है, इसलिए यदि तुम चाहो तो अपनी ज़मीन मुझे दे सकते हो और मैं इसके लिए तुम्हें 18,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। In the evening, my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine. I quietly followed him. We moved from boundary to boundary. Everywhere I could feel the imprints of his feet, his palm and his fingers. On the bosoms of the paddy fields sparkled the petals of my elder brother's sweat. He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to family members. शाम को उसके जो बड़े भाई थे वो उसे धान के खेत, पैडी फील्ड्स मीन्स धान के खेत, दिखाने के लिए ले गए जो उसके हिस्से में आए थे, और वह उनके पीछे चुपचाप चलता रहा। वह एक खेत की मेड़ से दूसरे खेत की मेड़ पर जा रहे थे। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री मीन्स एक मेड़ से दूसरी मेड़ की तरफ। एवरीवेयर हर जगह। आई कुड फील वह महसूस कर रहा था। इम्प्रिंट्स उन चिन्हों को, ऑफ हिज फीट उनके पैरों के निशानों को, हिज पाम उनकी हथेलियों को, एंड हिज फिंगर्स उनकी उंगलियों को। ऑन द बॉसम्स ऑफ द पैडी फील्ड्स स्पार्कल द पीरल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वीट। उसे हर जगह, धान के खेतों पर हर जगह पर उसके बड़े भाई के पसीने के मोती चमकते दिख रहे थे, और वे उसे खेत उसी प्रकार दिखा रहे थे जैसे कोई पिता किसी अजनबी को घर के सदस्यों से परिचित कराता है। मीन्स वह स्वयं को एक अजनबी महसूस कर रहा था और अपने भाई को उन खेतों का पिता। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, बुक की पिक्चर है कि किस तरह उसके बड़े भाई उसको खेतों से अवगत करा रहे हैं। In the morning I was to leave for Bhubaneswar. I had no courage to meet my elder brother. Before leaving for the bus stop, I had handed over the slip of paper to my elder sister-in-law, which had the details about my share. Writing on the blank side of that slip, I had asked her to deliver it to my elder brother, and stealthily slipped out of our house. I had written. सुबह उसे भुवनेश्वर के लिए रवाना होना था, उसे जाना था। उसमें अपने बड़े भाई से मिलने का कोई साहस नहीं था। आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, आई हैड नो करेज, मतलब कोई साहस नहीं था उस बड़े भाई से मिलने का। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप के रवाना होने से पूर्व उसने एक कागज़ की चिट अपनी बड़ी भाभी को दी और कहा कि वे उसे उसके बड़े भाई को दे दें, और वह चुपचाप घर से बाहर चले गए हैं। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर एंड स्टिलली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस। आई हैड रिटन, और उस सूची के जिस तरफ उसका सामान लिखा हुआ था, उस सूची के दूसरी तरफ उसने लिखा था। क्या लिखा था? मीन्स वह अपने बड़े भाई को जितना भी बंटवारे का सामान था, जो लिस्ट थी, वो लिस्ट अपनी बड़ी भाभी को दे देता है, और लिस्ट की दूसरी तरफ वह लिखता है आई हैड रिटन, उसने लिखा
यह सूची देते हुए अपनी भाभी को, और उसने लिखा, ब्रदर, भाई, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड्स, मैं इन ज़मीनों का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, आप मेरी वो ज़मीन है जिनसे मैं अपने जीवन में हर प्रकार की फसल ले सकता हूँ। आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस, कृपया इसे स्वीकार करें। प्लीज़, इफ़ यू डैनी, प्लीज़ मीन्स कृपया, इफ़ यू डैनी, डैनी मीन्स इनकार करना, यदि आप मना करते हैं, इनकार करते हैं। आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बाबुली। तो इस तरह जो छोटा भाई रहता है बाबुली, वह अपना सारा हिस्सा अपने बड़े भाई को समर्पित कर कर भुवनेश्वर आ जाता है, और उसकी तरफ से अपने बड़े भाई के लिए यही श्रद्धांजलि, यही आदरांजलि होती है। आई होप ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।